ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं एक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि ध्वनि तथा एक्सरसाइज के लिए जन्मतिथि जिनका जन्मदिन आज है वह हम गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में सफल होते हैं। दैनिक पंचांग, जिस तरह पंचांग के 5 अंक होते हैं, इस प्रस्तुति के ये 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जो चंद्रमा जिस जन्म नक्षत्र में होते हैं और जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, इन दोनों को ताल मिलकर हम आज के दिन के बारे में विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के अनुसार हम यह जान सकते हैं। यह मूलतः इसे ताराबलम कहते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि जातक के पूरे वर्ष जीवन काल के लिए काफी उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। तीसरा भाग जन्म राशि, इसे चंद्रबलम कहते हैं। जन्म राशि के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। राशि कैसा संकेत दे रहे हैं विभिन्न राशियों में जन्मे जातकों के। चौथा भाग चौघड़िया से है। चौघड़िया अपने आप में एक मुहूर्त है और यह दैनिक कार्य से लेकर दैनिक कार्य, विशेष कार्य, पहले बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ आदि सभी के लिए शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसी काफी के मुद्दे इसकी उपयोगिता के मुद्दे ने देखा हमने यूट्यूब में भी अलग अलग वीडियो पोस्ट की। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ ही खेल कूद कर बढ़कर अंक हमारे हर पल का हर हिसाब कर देता है और अंक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अंक हमारे जीवन में हम अहम भूमिका अदा करता है, इसलिए अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी चर्चा। 2 भागों में अंक ज्योतिष सीखने के उद्देश्य से प्रस्तुति और दूसरा आज विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, कैसे दिन के बारे में संकेत कर, तो अंकों से अंक तक यह विषय चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। तो इस प्रकार हमारे 5 भाग की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत। हर भाग अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। आपके आपका ज्ञान वर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी उपयोगिता के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पहले भाग में जाने के पूर्व पंचांग की चर्चा जो होती है, तो पंचांग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पंचांग हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, परंतु इसे एक नहीं बढ़ता है। पंचांग हमारे जीवन में निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का अनुसरण हम सब पंचांग की महत्ता को देखकर पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों को शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध कर सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर बनेंगे। तो चलिए
चलते हैं प्रस्तुत। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का दिनांक 24 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5,000। आज का सूर्योदय 5:53 पर, सूर्यास्त 5:14। सनराइज एट 5:53 AM, सनसेट एट 5:14 PM। दिशा शूल आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के पांचों अंक, वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 1:19 तक तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक अनुराधा। और योग आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक उसका भाग। करण प्रातः 12:03 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि देर रात्रि 1:09 तक गर्भ और फिर बनी। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए यह देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी सुखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जब तक तृतीय तिथि है तब तक भोलेनाथ सभा स्थल पर है, उसके बाद क्रीड़ा स्थल पर जाते हैं, क्योंकि दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:56 तक, अमृतकाल रात्रि 8:09 से 9:57 रात्रि तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:53 से कल सुबह 5:53 तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि जो अहोरात्रि। रवि योग प्रातः 5:53 से प्रातः के 6:48 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:27 से 2:12 तक। गोधूली वेला संध्या 5:14 से 5:39 तक। और देर रात निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:08 से 11:33 तक। गुली काल प्रातः 7:38 से 8:43 तक। यमगंड प्रातः 5:52 से 7:18 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:21 से 11:09 तक। तो ये रहे हमारे आज के महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो आज चंद्रमा 12:53 पर या बुध देव 12:53 पर अपना राशि परिवर्तन करने वाला। ग्रहों की आकाशीय स्थिति आज प्रातः 5 बजे सुबह का पटना के शहर के अनुसार है। अंश के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर क्योंकि किए हैं इसलिए बाल्यावस्था में है, वृश्चिक नीच राशि। मंगल देव तथा बुध देव राशि परिवर्तन को आतुर है और इसलिए ये वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है। वहीं बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए बाल्यावस्था से गुजर रहे हैं। और शनि देव अपने अंश का ह्रास कर बकरी है, इसलिए अंश का ह्रास कर वे भी बाल्यावस्था। इस प्रकार यदि देखा जाए तो 1 2 3 4 ग्रह शक्तिशाली है और शेष ग्रह वृद्धावस्था या शिशुअवस्था बाल्यावस्था होने के कारण कमजोर। मित्र की राशि में 4 राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र की राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह। शुक्र की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह है 3,
और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। सूर्य और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। जब बुध आज राशि परिवर्तन करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुध देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां चंद्रमा पहले से ही विराजमान। इस प्रकार यदि नक्षत्र के अनुसार फल देखें तो बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह, केतु सूर्य राहु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। हमने पहले ही बताया कि आज बुध देव का राशि परिवर्तन दिन के 12:53 तक है। अपराह्न 12:53 पर बुध देव का राशि परिवर्तन है, जब वे तुला राशि से निकलकर 8वीं राशि वृश्चिक राशि में जाएंगे, और तब उनका राशि परिवर्तन का जो है शुक्र के साथ वो समाप्त हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसे दिन के संकेत। तो चंद्रमा आज नक्षत्र जो प्रायः 2 नक्षत्रों में रहा करते थे, आज एक ही नक्षत्र अनुराधा में सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, इसलिए एक ही नक्षत्र का फल। नक्षत्र के अनुसार हम फल देखते हैं। यह आपके समक्ष एक सूची उपलब्ध है, सारणी उपलब्ध है। इसमें ताराफलक के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह दर्शाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र, और ताराफलक के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वे दर्शाते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। यह दर्शाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसे ताराबलम कहते हैं। और हर नक्षत्र में जन्मे जातक अपने जो रोज है उनको पकड़कर और जहां कॉलम मिलते हैं वही उनका आज का तारा बताता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती हैं कि आज का तारा आपका जन्म में हो, संपत में हो, विपत में हो, क्षेम में हो, प्रत्यय में हो, साधक, नैधनिक, मित्र या अतिमित्र। और जब भी तारा आपका संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र होता है तो यह शुभता की ओर संकेत करता है। वहीं इसके विपरीत जन्म, विपत, प्रत्यय या नैधन्य में होने से यह अशुभता की ओर इंगित करता है। जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप सबसे ज्यादा शुभ मित्र और अतिमित्र देते हैं, उसी के विपरीत नैधन्य सबसे ज्यादा अशुभता देते हैं। नाम भी है, नाम के अनुरूप सबसे ज्यादा शुभता देते हैं। इसलिए जब भी आज का तारा आपका जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में आता है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नए कार्य को आरंभ नहीं करना है, दैनिक कार्यों में सावधानी बरतनी है। वहीं यदि आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र है, फिर आप दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य उत्साहपूर्वक पूर्ण योजना से आप बनाकर कर सकते हैं। शुभता के असर यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जातक के जीवन में विभिन्न ग्रह, पूरे जीवन काल का विभिन्न ग्रह क्या फल देंगे यह हम जान सकते हैं। शुभ ग्रह देंगे या अशुभ फल, अशुभ शुभ फल देंगे या अशुभ फल। और इस प्रकार यदि आप पहले से मालूम हो जाए कि ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे या शुभकारी, तो शुभकारी ग्रहों की दशा महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। और वही अशुभ ग्रहों की स्थिति में दशा महादशा में हम चुनौती को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं
जो हमें वेदना कम देती है, पीड़ा कम देती है, जो अंत तो गत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में तो बैठे ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और इन नक्षत्रों में, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कैसा फल लेकर आएंगे या हम उनके लिए कैसा फल होंगे, फल देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी पद्धति है और यह मूलतः एक ही सिद्धांत पर आधारित है कि चंद्र में ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। यानी ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, कोई भी ग्रह अपना फल नहीं दे पाता। तो अब प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र होता है, 9 ही ग्रह होते हैं, तो आखिर कौन से नक्षत्र किसका फल देंगे? इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया, 9 नक्षत्रों को, और तब फलित किया। तो यदि 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 नक्षत्र बनाकर, जो सूची आपके समक्ष उपलब्ध है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा सूर्य, शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया। कैसे? पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो हुए, जो हमने स्कूल में सूची दिखाई थी, उसमें जो पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से हुए, पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव हो गया। दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र जो बने, इनका स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को। चौथा, 13वां, 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया। और यह सूची इस तरह से, यह काफी महत्वपूर्ण है, आप सहेज कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि फलित अभी इसी पर होगा पूरे जीवन काल। अब यदि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, आप उसे देखें जन्म कुंडली में, और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वहां से आप उसको पकड़ने का कोशिश करें। और जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके ग्रह जो हुए, वो पहला ग्रह, और जातक इस जो ग्रह आए, पहला ग्रह, वही इसके शुभ फलदायी। यहां से गणना आरंभ हो, शुभता अशुभता का निर्णय विभिन्न ग्रह करें। तो पहला ग्रह यहां से जो, उदाहरण स्वरूप यदि हम एक उदाहरण लेकर बताते हैं, आज का दिन शुक्रवार है, चलिए शुक्र की चर्चा करें। शुक्र के नक्षत्र में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, यदि इस नक्षत्र में जन्मे जातक हैं तो यहां से हम गणना आरंभ करेंगे। इस जन इस नक्षत्र में जन्मे जातक, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र में जन्मे जातक हुए हैं, तो उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र होते हैं। यानी जातक का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ, और मृत पिछले पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी भाग में हुई। क्योंकि आप जब भी जन्म कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि रेसिडुअल पार्ट, विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप में लिखते हैं। कुछ लिखते हैं अंग्रेजी में रेसिडुअल पार्ट ऑफ द दशा। इसका मतलब हुआ पिछले जन्म में अगर किसी दशा की अवधि यदि 10 साल है, 6 साल है, 6 ही लेके चलिए, 6 साल है, और उसमें से 1 साल उसने अभेद कर दिया, 1 साल 6 महीना, तो बाकी इस जन्म में अभेद कर। तो नक्षत्र इस तरह से दशा महादशा का फल हम आप जान सकते हैं, कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह कैसे फल। अब शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक हुए तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनेंगे वे शुभ फलदायी नहीं, और वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभ फलदायी। तो अब खुद बताएं कि शुक्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु ये शुभ फलदायी होंगे। वहीं शुक्र के जन्मे जातक के लिए शुक्र, पहला ग्रह शुक्र,
कि तीसरा चंद्रमा, पांचवा राहु और सातवां शनिदेव ये अशुभ फल है। तो इस तरह से सूची बनी कि कौन से ग्रह शुभ बने, कौन से अशुभ। अब जीवन काल में पूरे ग्रहों की सूची बन गई, और यह जब सूची बन गई तो पूरे जीवन काल में हम जान सकते हैं कि किस दशा महादशा का फल कैसा हो। यही तो इसका नवतारा चक्र पद्धति की खासियत है। और जब पूरे जीवन काल में हम जान गए कि किस दशा महादशा का फल कैसा होगा, तो फिर योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यों को कर सकते हैं और शुभता ला सकते हैं। वही चुनौती स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार रहते हैं मानसिक रूप से। तो ये सभी फल नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक अद्भुत पद्धति है, और इसलिए हमने नवतारा चक्र पद्धति की शुद्धता को देखते हुए हम उसे अधिक शुभ फलदायी और नवतारा अधिक उपयोग करते हैं। और इसकी पद्धति, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम इस पर अलग वीडियो डाला है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, जो आपके लिए उपयोगी। आप उसे जरूर देखें। अब आपको ले चलते हैं अब आपको ले चलते हैं ताराबल, और देखते हैं कि आज का तारा क्या कहता है। स्वागत है आपका वापस ताराबल। आज का चंद्रमा गोचर जो कर रहा है वो पूरे अहोरात्रि, या आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक अनुराधा नक्षत्र में ही चंद्रमा रहेंगे। जो आम दिनों की भांति जो हम प्रस्तुति करते थे 2 नक्षत्रों में, आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए विशेष आज परिस्थिति है। जो भी स्थिति बनेगी पूरे दिन और रात के लिए होगी, यानी 5:53 से आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र। अब उदाहरण स्वरूप यदि देखें तो अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मित्र तो होंगे, किंतु भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। नैधन्य में है तारा। कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के लिए साधक है। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा के लिए प्रत्यरी है। मृगशिरा से चित्रा, शर्विष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए 6। आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए विपर। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए संपत। और अनुराधा, पुष्य तथा उत्तरा भाद्रपद के लिए जन्म, और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति। तो इस तरह से जो आज का जो पूरे दिन रात का फल है, जोखिम जिनका भी तारा आज का शुभ है, जोखिम न लें, दैनिक कार्यों में सावधान रखें, और कोई भी उपाय न कर इंतजार करें अच्छे शुभ समय का, और उसमें आप अपने कार्यों का निष्पादन करें जो कि आपको शुभता दे। जिनके शुभ तारा हैं वे दैनिक कार्यों में से लेकर शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते। इन्हीं प्रस्तुति के साथ हम आपको उपाय के तौर पर रिस्की है। आप जो हम उपाय बता रहे हैं इसमें कहीं भी इसकी संतुष्टि नहीं है, इसलिए इसे आप प्रयोग में न लाएं। ज्ञान के लिए केवल आज का तारा जन्म में है तो पीला पकड़ 2 पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत है तो गुड़ में दान, गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, नैधन्य है तो त्याग, मजबूरी हुई तो दिल सहित छोड़कर। ये केवल जानकारी हेतु है, उपयोग हेतु नहीं है। हम आपको जोखिम लेने के लिए सलाह नहीं दे रहे। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जोखिम लेकर शुभ कार्यों में अशुभता न लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अगले भाग। राशि के अनुसार आज दिन कैसा रहने की संभावना। अपराह्न 12 बजकर आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, केवल बुध देव का राशि परिवर्तन। चंद्रमा वृश्चिक नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आज ये शुभता कम देंगे। लेकिन राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो चूंकि चंद्रमा का गोचर आज राशि के अनुसार केवल निश्चित है,
दो राशियों में परिवर्तन नहीं है। इसलिए वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ तक है। शेष राशि के जातक के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए उसका ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको यह बताते चले कि इसे आप फलित करेंगे चंद्रमा की राशि के अनुसार, यानी चंद्रमा जैसे जो जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी राशि होगी, लगन के अनुसार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले आए हैं चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया ज्योतिष पर चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई कार्य पहली बार की जा रही है। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो उसे शुभ कार्य करने के लिए कम से कम चौघड़ी शुभ कार्य में शुभता लाने हेतु कम से कम चौघड़िया का जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पर। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह का दिन साथी होता है, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ, और हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन का स्वामी अलग अलग 7 ग्रह हैं, और इसलिए इन चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों से होगा, और ये सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए ये चौघड़िया का भी संबंध उन विशेष कार्यों से, विशेष प्रयोजन से होगा। दिन का चौघड़िया जो होता है वो राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है। रात्रि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित, काल रात्रि से ग्रसित। यदि अशुभता के से अभिव्याप्त का चौघड़िया है तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे ये में शुभता बनी रहे कार्य। जब भी अशुभता की स्थिति हो तो उस चौघड़िया को परित्याग करो। अब प्रश्न उठता है, एक जानकारी है तो आपको बता दें कि कुल चौघड़िया, दिन का जो चौघड़िया होता है काल चौघड़िया, यह हमेशा काल बेला से ग्रसित होता है। रात्रि का बुध चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हमेशा। उसके पीछे कारण यह है कि चंद्रमा, सॉरी सूर्य, दिन के स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य का प्रभाव दिन में होता है, और शनिदेव अंधकार के प्रतीक है, और काल चौघड़िया शनिदेव से संबंधित। दोनों में शत्रुता होती है, दोनों में जब शत्रुता होती है तो स्वाभाविक है कि जो दिन का चौघड़िया होगा उसमें शनिदेव की भूमिका, शनिदेव काल बेला से ग्रसित रहे हमेशा। यह हमने अनुभव और अपने रिसर्च में पाया है, प्रस्तुति करते करते, इस पंचांग की प्रस्तुति करते करते हमने पाया है। वहीं रात्रि में, रात्रि चंद्रमा का होता है, वहां पर चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन बुध देव की शत्रुता चंद्रमा से है, इसलिए बुध देव उचित फल नहीं दे पाते, और वे लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो इस तरह से हमने चौघड़िया पर चर्चा की। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया देखें तो अमृत चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 8:24 से 9:59 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार इन चौघड़िया का जो 8:43 प्रातः से 10:08 तक अमृत बेला जो वार बेला से ग्रसित है, और काल बेला जो 10:08 से 11:33 तक है, काल काल चौघड़िया जो काल बेला से ग्रसित है, काल बेला और राहु काल से ग्रसित है, इसे परित्याग करना चाहिए।
रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 8:24 से 9:59, इसका भी परित्याग करना। तो ये रहे चौघड़िया पर प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग में आपको हम लेकर आए अंक ज्योतिष में, क्योंकि अंकों के जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है, इसलिए अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी परिचय। अंक ज्योतिष है क्या? 1 से 9 तक के अंक को हम अंक ज्योतिष में प्रयोग करते हैं। वैसे अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अंकों के अंक में ही हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में ही हम खेलते बढ़ते हैं, और ये अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, हर अंक। इसलिए अच्छा, अंकों की भूमिका को देखते हुए हम थोड़ी अंकों के ऊपर पर चर्चा करते हैं। 1 से 9 अंक सिंगल डिजिट के अंक जो होंगे, एकल अंक, वही अंक ज्योतिष में काम आते हैं। और यदि इन अंकों को देखा जाए तो 1 से 9 अंक के बीच में पांचवा अंक मध्यस्थता का अंक होता है, बीच का होता है, संतुलन का कार्य करता है। 1 से 9 तक अंक ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अंक ज्योतिष को याद करना, उनके फॉर्मूला को बहुत आसान है, बहुत कम सूत्र है। अंक ज्योतिष पर 1 से 9 तक जो अंक हुए, यदि इसमें सिंगल डिजिट का ही अंक होते हैं, यदि डबल डिजिट का कोई अंक हमारे पास होता है या उससे ज्यादा, तो उनमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं और तभी उसका उपयोग करते हैं। यह बेसिक नियम है, मूल नियम है अंक ज्योतिष। जी शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक के शासक ग्रह ही अलग अलग, 1 के सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का बुध। एक और विभिन्न ग्रहों अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा से, 2 को रानी से, राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, तीसरा को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को 4 को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे लोग जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं की सूचना आभास पहले हो, 8 नीचे तबके, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, कर्मचारी, साथ ही साथ न्यायालय, न्यायाधीश, 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। तो ये रहे अंकों के जो हमारे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और उनकी उपयोगिता है। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के स्वरूप में हमें एक अंक मिलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार हमें वह अंक मिलता है उपहार के रूप में ईश्वर द्वारा। और ये उपहार स्थायी होता है, चर नहीं होता, चिर होता है। और यदि इसमें देखें तो इनके कंपोनेंट जो होते हैं, तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 अंक का हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, और पर किंतु वर्ष 4 अंकों के हो। और नियम नहीं है कि 2 अंक जब भी होंगे तो 2 अंकों से ज्यादा का तो उसके जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करेंगे। तो हम सिद्धांत के रूप से सभी अंकों को एक एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और फिर उसे जोड़ते हैं। तो यदि 24 अंक है, मूलांक है, तिथि जो है उसको हमने कल जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करें किया, जिसे मूलांक या भाग्यांक कहलाता है। वहीं तिथि, वर्ष और माह सभी को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किए तो वो भाग्यांक कहलाता है। कुछ अंक और इससे विसर्जित होते हैं, जैसे एंजल नंबर से होता है, वो होता है केवल वर्ष से। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें 2। एटीट्यूड नंबर तिथि और माह को जोड़कर बनता है, जो हमारे अंक केवल तिथि को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा इनर पर्सनालिटी बताता है, ड्राइवर बताता है, आंतरिक मेरा व्यक्तित्व बताता है। वहीं तिथि और माह को जोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहलाता है, जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व को बताता है। तो इस तरह से
हम अंकों को सारणीबद्ध करते हैं, यानी पहचानने का कोशिश करते हैं, एक अंक में परिवर्तित। अब आपके पास, जैसा हमने आरंभ में कहा था, कि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं अंक होते हैं वे स्थायी होते हैं, चिर होते हैं, चर नहीं होते हैं। तो जब चिर अंक ये होते हैं तो फिर अंकों के ज्योतिष, अंकों के ये में हम जितने सारे अंक हैं जो हमने इनसे सृजित किया, उदाहरण स्वरूप ड्राइवर, कंडक्टर, एंजल नंबर, एटीट्यूड नंबर आदि, ये सभी को एक जगह नोट करते हैं और नोट कर आगे बढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हों, शत्रु बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह बस को, जीवन में हमारे बस को चलने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर यदि मित्र हैं तो बस बहुत अच्छी चलती है, लाभदायी होती है। किंतु यदि दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं हो तो बस का चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के बस को चलाने के लिए, जीवन के नैया को चलाने के लिए बस और ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुता नहीं होना अत्यावश्यक है। मित्र नहीं हो, तटस्थ हो, कोई दिक्कत, परेशानी कम हो, लेकिन यदि शत्रु हो गए तो जीवन का चलना मुश्किल। और ऐसी स्थिति में फिर हम वैसे अंकों को तलाशते हैं जो दोनों के मित्र हों, और इसे जो हम अंक बनाते हैं, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक हुए स्टैटिक हुए, जो हम अंक बनाएंगे वो डायनेमिक होगा, क्योंकि बदला जा सकता है। हम बनाए, हम बदल सकते हैं। किंतु मूल सिद्धांत है कि कोई भी अंक जो हम व्यवस्था करेंगे अपने से, अपने बनाएंगे, यानी मोबाइल अंक हम लाए, हम दो मोबाइल अंक रख रहे हैं, गाड़ी संख्या, मकान संख्या, ये सारे अंक हमारे लिए यदि मूलांक और भाग्यांक के शत्रु हो गए फिर हमारी तो पाट लग सकती, क्योंकि सभी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि ड्राइवर और कंडक्टर का ये अंकों से जो मित्र हैं उन्हीं अंकों को हम प्रयोग में, ड्राइवर का अलग मित्र, कंडक्टर का अलग मित्र, ये नहीं। अब आप जानना चाहेंगे शत्रु अंक कौन कौन, धैर्य रखो। हम सब दूसरे अंक को लाने का जो प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा अंक को लाना चाहेंगे क्योंकि जो जल्दी जल्दी नहीं बदले, मतलब यानी स्थायी हो। तो जन्म तिथि के उपहार के रूप में हमें मिलता है ईश्वर द्वारा। जन्म तिथि के अंक उपहार द्वारा ईश्वर से मिलता है। और दूसरा ईश्वर जो धरती पर ईश्वर है, माता पिता, हमारे दादा दादी, वे हमें नाम देते हैं। नाम के भी अंक होते हैं। और यही वजह है कि हमारी प्रस्तुति को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि नाम भी बच्चे का जो दिया जाए वह उनके जन्म तिथि, माह और वर्ष को लेकर दिया जाए, उसे जोड़ कर दिया जाए, ताकि वह जीवन भर उसके लिए सुख होता है। क्योंकि नाम ऐसा होता है जो हम उसका प्रयोग पूरे जीवन में करते हैं, और नाम का जैसे उच्चारण होता है वहीं से हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक जो हमारा सुषुप्तावस्था में भी यदि मन रहता है या चेतन चेतना रहती है, कि उस चेतना को हम जगाकर रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है और ना पूरे नाम बहुत महत्वपूर्ण। अब प्रश्न उठता है नामांक। तो नामांक जो होता है या पहला अक्षर का जो शब्द है वो जो होता है वह हम नहीं चुनते, यह स्वभावतः आता है। आप बोलेंगे कैसे? तो जिस व्यक्ति का जन्म 24/10/1974 का हुआ है उसकी सूची आपके समक्ष उपलब्ध है, और इसे हम अन्य तरीके से भी निकाल कर या देख सकते हैं 200 ग्रिड से कि कैसे अंक काम करते हैं, कौन कौन से अंक इनके मिसिंग है। लेकिन हम नामांक पर जाते हैं जो हमें नामांक ऊर्जा देता है। आपको आश्चर्य होगा कि अंक, नाम में अंक कहां से आया। ठीक, नामांक
नाम का अंक होता है और हर अक्षर का अंकीय मूल्य हुआ करता है। हर अंक का अंकीय मूल्य होता है और इसलिए हम अंकों में नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंक उनके जो समतुल्य अंक है वह हम उससे परिवर्तित कर देते हैं और फिर जोड़कर एक अलग बनाते हैं। या हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम का पहला अक्षर जो हमारा मूलांक और भाग्यांक है उसका शत्रु नहीं। वहीं नाम का पूरा अक्षर नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। तो अब आप जानना चाहेंगे, जानने को आतुर होंगे शत्रु अंक होते क्या है। जी हाँ, आपके समक्ष प्रस्तुत शत्रु अंक 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। ये रहे शत्रु अंक। उसी तरह नाम का पहला अक्षर जो शत्रु अंक का होता है वो होता है 1 का एफ पी, 2 का टी एम टी यू वी डब्ल्यू एफ, 3 का यू वी डब्ल्यू, 4 का पी एफ टी एम टी पी के आर, इसी तरह से सभी अंकों पर बढ़ते। अब 1 से 9 तक जो हमारे अंक हैं उसके बीच का अंक 5 अंक होता है। 5 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। अब देखें 5 अंक का कोई भी शत्रु नहीं। और कुछ अंक ऐसे हैं जैसे 4 7 8 9, आप इसमें सूची से देख सकते हैं। 4 7 8 9 जो अंक है वह अपने के ही शत्रु हैं। यानी एक सेनापति दो सेनापति नहीं हो सकता। एक 4 7 8 9 ये सब खुद के शत्रु, इसलिए इनको पहचानना जरूरी है। अब हम आज के जो जन्मतिथि है, जो हमने डेटा लिया है, वो अनुराग ठाकुर का है। इनका नाम का जो पहला पोर्शन है उसका टोटल 9 होता है और नामांक इनका 2 पड़ जाता है। ये अभी 52वें साल से गुजर रहे हैं, क्योंकि 7 अंक होता है। एक के लिए 7 शत्रु नहीं, सम है। और यदि पर्सनल ये इनका देखने का कोशिश किया जाए तो 1974 जो वर्ष है उसको हम बदल देते हैं, स्टैटिक से डायनेमिक बनाते हैं, 2025 में जोड़ते हैं और तब देखते हैं कि क्या कैसा फलित होगा। 24 4 2 6 1 7 और 7 16 7 होता है। या यानी इनका जो मूलांक है, ये इनका जो भाग्यांक है आज का जो पर्सनल ईयर है वो 7 पर जा रहा है और इनका रनिंग एज भी 7 का है। यह शुभ। और इस तरह यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में अंक आज विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए अंक आज के क्या क्या। तो 7 अंक कुछ के साथ शत्रुता रखता है, कुछ 7 के साथ शत्रुता रखता है, कुछ अंक के साथ तटस्थ है, कुछ अंकों के साथ अति मित्रता है, अति शत्रुता भी। तो आज का जो है 1 2 जिनके साथ इनकी मित्रता बनती है पहले उसकी देखते हैं। 4 अंक 6 और 8 अंक के साथ इनकी गाढ़ी मित्रता है। इसलिए 1 6 8 सॉरी 4 6 8 ऐसे जातक जिनका तिथि 4, जिनका जन्म 4 13 22 21 को हुआ है, 6 15 24 को हुआ है और 8 17 36 को हुआ है, उनके लिए दिन शुभता के संकेत दे रहे हैं। वहीं इसके विपरीत यदि आज का अब इनका 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए, 7 16 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए शत्रुता के संकेत हैं, दिन अच्छे होने के संकेत। और शेष अंकों वाले के लिए दिन आज उत्तम होने की संभावना है, साधारण होने की संभावना है। 1 10 19 28 तिथि को, 2 11 20 29 तारीख को जन्मे जातक और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के साथ शत्रुता नहीं, मित्रता नहीं, तटस्थता के साथ। और इस प्रकार हम सभी अंकों के बारे में जान सकते हैं और 7 अंक विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए कैसा फल दे रहे हैं।
यह आपके समक्ष है प्रस्तुति। इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और ज्ञानवर्धक। आपका सुझाव अपेक्षित है। प्रस्तुति को बेहतर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी। आपका दिन शुभ हो।